जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हम लोग सीखो केमिस्ट्री का जो हिंदी मीडियम वाला है, हालांकि इसको इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं। इसका हम लोग पार्ट टू में देखेंगे कुछ टॉपिक्स को, और जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं हमारा जो यह बेसिक लेक्चर है, ताकि हम लोग क्लास 11th वाले क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो आइए कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, एक होता है, बच्चे लोगों के मन में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, गलनांक। क्या? गलनांक। गलनांक बोला जाता है या इसको द्रवनांक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रवनांक। देखिए, ये वर्ड थोड़ा सा आपको लग सकता है, गलनांक तो चलिए ठीक है, द्रवनांक भी, लेकिन इसको सबसे अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर मेल्ट होने वाली बात हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पर ठोस जिस टेम्परेचर पर ठोस क्या हो, द्रव में बदलता है, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहीं पर ठोस से द्रव बनने की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं द्रवण। ठोस से, देखिए, ठोस है, आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड से आपने क्या बनाया? लिक्विड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं, एक तो आप बोलते हैं द्रवण, एक आप बोलते हैं क्या? गलन, और भी कुछ बोलते हैं क्या? यस, इसको बोलते हैं हम लोग संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन। अब यहीं पर इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन बोलते हैं। अब वहीं पर एक आता है वाष्पीकरण। अब आप इसको खुद समझें और पढ़ें अपने बुक में कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण को इवापोरेशन कहा जाता है। इवापोरेशन, इसको आप अपने बुक में पढ़ें कि ये इवापोरेशन होता क्या है। अब एक है द्रवीकरण, एक वर्ड है द्रवीकरण, जिसको कि हम लोग आ, संघनन के भी नाम से जानते हैं। क्या? संघनन के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या? कंडनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाया बनाया जाता है। मतलब आप, वेपर है, क्या है? वेपर है। वेपर से क्या बनाया जाता है इसमें? तो लिक्विड बनाया जाता है ना। मतलब वाष्प को, वेपर को अगर आप ठंडा करते हैं तो यह द्रव बन जाता है। इसी को हम लोग द्रवीकरण कहते हैं। इसमें देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बस चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग जानते चलेंगे। अब है दूसरा चीज़, क्या? दूसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का, जो पदार्थ होता है उसकी जो अवस्था होता है, उसका जो स्टेट होता है, जो मैटर है, मैटर का जो स्टेट होता है, मैटर का जो स्टेट होता है, क्या उसको बदला जा सकता है? परिवर्तन, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से फिर गैस बनाना, फिर गैस से लिक्विड बनाना। तो कितने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर, एक तो इसका हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर में चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। टेम्परेचर में चेंज करके, आप कहेंगे सर टेम्परेचर में चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। क्या और कोई प्रोसेस है? तो यस, एक और प्रोसेस है, दाब में परिवर्तन ला करके। क्या? दाब में, बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। मतलब दाब में परिवर्तन करके आप ऐसा कर सकते हैं, दाब में परिवर्तन से। अब ये जो दाब में परिवर्तन है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक फिगर से। जैसे देखिए, यहां पर ये एक आप वेसल लेते हैं और इसमें हवा भरते हैं और यहां पर पिस्टन लगाते हैं।
क्या है, ये पिस्टन है। अब इसमें आपने हवा भरा हुआ है, तो इसमें किसका पार्टिकल्स होगा, किसका कण होगा, तो हवा का पार्टिकल्स होगा। अब क्या है, इसको, ये जो पिस्टन है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इस पिस्टन को दबाया जाएगा। अब ये पिस्टन, जैसे इसका ही फिगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये है। अब पिस्टन देखिए यहाँ पर था, इस जगह पर, लेकिन अब पिस्टन को दबा करके यहाँ कर दिया गया, पिस्टन को दबा दिया गया। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, यहाँ पर जो ये सब जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा था, ये सब पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत नज़दीक आ जाएगा। यहाँ पर जो पार्टिकल था, यहाँ पर पार्टिकल थोड़ा दूर दूर था, लेकिन अब यहाँ पर पार्टिकल बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। और इस तरह से और भी पिस्टन को अगर दबाया जाएगा तो पार्टिकल इतना नज़दीक आ जाएगा कि यह वेपर के फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाएगा, तो यह लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये लिक्विड का पार्टिकल है। ये किसका पार्टिकल है, लिक्विड का पार्टिकल, इतना डिस्टेंस है। और मैं कहता हूं कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये किसका पार्टिकल है, तो गैस का, मैं कहता हूं गैस का पार्टिकल है। अब देखिए, लिक्विड होने का कंडीशन है कि उसका पार्टिकल इतना डिस्टेंस पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें देख रहे हैं डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर इस पार्टिकल को किसी भी तरीके से मैं इस डिस्टेंस पे लेकर के चले आऊं, तो क्या एयर लिक्विड नहीं बन जाएगा। अब देखिए, इस पर दबाव, इधर से भी दबाव लगाया, इधर से भी दबाव लगाया, तो ये पार्टिकल इतना ही, जितना यहाँ पर जिस डिस्टेंस पर ये है, उसी डिस्टेंस पर आ गया, तो ये क्या लिक्विड नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वही हुआ यहाँ पर, क्या हो गया, इस तरीके से इस पिस्टन को जब, इस वाले पिस्टन को जब दबाया गया, तो यहाँ पर पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक आ गया। और यहाँ पर तो था ये क्या चीज़ था, तो यहाँ पर था हमारा वेपर, और अब ये बन गया क्या, लिक्विड, द्रव बन गया। क्या बन गया, लिक्विड, द्रव बन गया। इस तरीके से दाब बढ़ा करके आप किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। अब सिर्फ दाब बढ़ाकर ही नहीं, बल्कि दाब घटाकर। अब मैं अगर, जैसे मैं इसको पहला कंडीशन लिया था कि पहला इस तरह से था, ये दूसरा वाला कंडीशन था। अब अगर मैं उल्टा आपको कहूं कि अभी पिस्टन, देखिए पहले मैंने इस कहा था कि पिस्टन अभी यहां था, फिर इसको दबाया गया तो पिस्टन यहां आया। लेकिन मैं आपको कहूं कि नहीं नहीं नहीं, पिस्टन यहां अगर रहा रहा जाए, पिस्टन अगर यहां रखा जाए और पिस्टन को खींच के यहां लाया जाए, तो बताइए ये जो पार्टिकल्स है, इस पर दबाव तो कम होगा। अब धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दाब में परिवर्तन से मतलब यह है, प्रेशर में परिवर्तन से मतलब यह है कि आप या तो इसको इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को या तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, दाब को या तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, या तो आप इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये है हमारा, मतलब प्रेशर में परिवर्तन करके आप जो है किसी भी मैटर का स्टेट को, किसी भी पदार्थ के अवस्था को क्या कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं। अब जब यहाँ पर बात आई है दाब का, तो थोड़ा सा दाब के बारे में ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, कहाँ पर, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वह होता है 1 atm का होता है, एक एटमॉस्फेयर का होता है, एक एटमॉस्फेयर का होता है। इसे सामान्य दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको सामान्य दाब कहा जाता है। अब अगर आपको कहें कि यह जो दाब है, इस दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या इस दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इस दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल, जिसको कि हम लोग पी से लिखते हैं। क्या लिखते, ये होता है हमारा पास्कल। अब देखिए यहाँ पर जैसे सामान्य दाब की बात मैंने की 1 atm, क्या 1 atm,
1 एटीएम में होता है 76 सेंटीमीटर। और इसकी बात की जाए तो यह होता है 760 mm। क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg। और यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो 1 एटीएम है, ये 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है? तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सारा कुछ डाटा है। ये अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, और ख़ास करके जब आप क्लास 11th के लिए रेडी हो रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की जो अवस्था है, उसको जब बदलनी है, उसको जब चेंज करना है, तो ताप में भी परिवर्तन किया जाता है। ताप में परिवर्तन का मतलब या तो उसको बढ़ाकर या तो उसको घटाकर। अब इसी में ये तो आपने जाना, ये जानते होंगे कि सॉलिड से लिक्विड मतलब ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव से कैसे बदला जाता है, फिर द्रव से वाष्प में बदलता है। यहाँ पर एक टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। इसको जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सब तो चीज़ें छोटी-छोटी ही है, लेकिन आपको यहाँ पर ये थोड़ी जो लेटेंट हीट है, जिसको कि हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं, गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट का काम क्या है? लेटेंट हीट का काम है क्या? तो बर्फ को पानी में परिवर्तित करना। आप सिंपल में समझें कि गुप्त ऊष्मा का काम क्या है? मतलब बर्फ को या बोले ठोस को द्रव में परिवर्तित करना। अब जो है यहाँ पर अगर आपको बात की जाए कि गुप्त ऊष्मा एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक क्या होती है? एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या गलन की गुप्त ऊष्मा होती है? जिसको कि हम लोग प्रसुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। और इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या? गलन की गुप्त ऊष्मा है क्या? जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई 1 kg का सॉलिड है और आप 1 एटीएम का वहाँ पर प्रेशर है। क्या? 1 kg का सॉलिड है आपके पास में, और जहाँ पर आप हैं वहाँ 1 एटीएम का प्रेशर है, मतलब सामान्य सा दाब है, वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर क्या है? सामान्य है। और ये जो 1 kg का सॉलिड है, इस 1 kg के सॉलिड को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए, क्या? ये जो 1 kg का सॉलिड है आपको, इस 1 kg के सॉलिड को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से द्रव बनाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है, ठोस से द्रव बनाने में जितनी ऊष्मा लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा, या नहीं तो आप जो है क्या करें, थोड़ा और वीडियो को, जैसे मैं जो बोलता हूँ कहीं पर आपको अगर लगे मैं फास्ट बोल रहा हूँ या उस तरह से समझ में नहीं आ रही, तो आप वीडियो का जो स्पीड है उसको आप स्लो कर सकते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा, क्या? ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस 1 kg ठोस को 1 kg ठोस को उसके
गलनांक, क्या? तो उसके गलनांक पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदल देती है, द्रव में बदल देती है, उसे ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि आपके पास में 1 केजी का बर्फ, एक केजी का एक बर्फ का टुकड़ा है। आपके पास में ये एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि 1 केजी का है। अब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है? तो पानी में बदलना है। तो फिर बताएं, इसमें जो ऊष्मा की मात्रा लगेगी, वही ऊष्मा की जो मात्रा होगी हमारी, क्या होगी? ऊष्मा की उसी मात्रा को हम लोग कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। अब मैंने कहा ये बर्फ है, तो बर्फ का जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर ये होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी। क्या? 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है। और इसको अगर किलो जूल में बात की जाए तो, इसको अगर किलो जूल में बात की जाए तो कितनी होगी? मतलब बर्फ की जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो एक तो ये हुई, और दूसरा क्या है? जैसे इसको लिखेंगे 3.34, क्या? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। इसका मतलब आप ये जो 3.34 इंटू 10⁵ ये है हमारा जूल पर केजी। क्या? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। अब ठीक इसी तरीके से होती है, क्या? तो द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है इसका डेफिनेशन। मतलब ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव से गैस में पूर्णतः बदल देती है। ऊष्मा की उस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उसको क्या कहते हैं? द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, द्रव के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। एक होता है 540 किलो कैलोरी पर केजी। ये होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आगे हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या? तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को समझने का प्रयास करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, ये ऊर्ध्वपातन, जैसे आपके पास में ये सॉलिड है, आपके पास में क्या है? ये सॉलिड है। इस सॉलिड में जब आप हीट देते हैं तो ये क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब फिर अगर आप इसमें हीट दें, क्या? चलिए, इसमें अगर आप हीट दें तो फिर यह जो बदल जाता है, किसमें बदल जाता है? तो गैस में, मीन्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाए? यस।
एक है आपको कपूर, एक है कपूर, और है कोई क्या? आप कहेंगे यस सर, अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। और भी कोई है क्या? आप कहेंगे यस सर, नेफ्थलीन। क्या? आप कहेंगे सर, नेफ्थलीन भी है। नेफ्थलीन, अब नेफ्थलीन की गोली जैसे ठंड समाप्त हो जाने के बाद, या और भी कपड़े को जब आप सहेज करके अपने बक्सा में रखते हैं तो उसमें एक छोटा सा वाइट टाइप का गोली डाल देते हैं, उसी को बोला जाता है नेफ्थलीन बॉल या नेफ्थलीन का गोली। और भी होता है जैसे एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और भी कोई होता है क्या? एक होता है आयोडीन। क्या? आयोडीन। इस इन सभी को जब आप गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट गैस में, द्रव नहीं बदलेगा। और फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, जैसे कपूर है, कपूर डायरेक्ट बदल जाएगा किसमें? तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको जब आप ठंडा करिएगा तो फिर ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कपूर में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं, आप ठंडा करिएगा थोड़ा सा तो फिर ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले लिक्विड में, नहीं, डायरेक्ट ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब आप बताइए ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? अब आपको शायद समझ में आ गई होगी। एक इसी में होता है, जैसे आपके पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने हीट किया। क्या क्या हीट किया? तो ये बदल गया डायरेक्ट किस में? तो इस तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर जब इससे हीट को हम लोग निकाले, इससे हीट को हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। तो फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फिर सॉलिड सब्सटेंस में। तो इसको बोला जाता है डी सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है डी सब्लिमेशन बोला जाता है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।